महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिलवाए कि पहली बार शायद बिहार के चुनाव में जाति और धर्म गौण हो गया। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार की जनता हमारी बात समझ पाई तो हम अर्श पे, अगर वो नहीं समझी तो हम फर्श पे, कि हम एक शैडो कैबिनेट बनाएं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सभी ने देखा है कि किस तरह से जो एनडीए है उसके पास 202 सीटें गई हैं, महागठबंधन के पास 35 है और जनसुराज उनमें से एक पार्टी है जो लगातार 3-3.5 साल से मेहनत कर रही थी, ग्राउंड पर लगातार बिहार में बनी हुई थी, बावजूद उसके जो रिजल्ट्स है वो उनके हिसाब से नहीं आ पाए। तो ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, जैसे कि हमने देखा इस बार चुनाव का नतीजा आया है, सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि बार बार ये बोला जा रहा था कि जनसुराज की जो ग्राउंड कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है लोगों के बीच में, ग्रास रूट लेवल पर जाके जनसुराज काम कर रही थी। उसके बावजूद जो ये रिजल्ट आया है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, इस पे मैं इस रिजल्ट को दो तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। एक है एक्सटर्नल फैक्टर और एक है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारे संगठन की कमज़ोरियाँ, तरीके, जो कुछ भी है वो ज़रूर एक कारण है जिस पर हम अब विस्तृत चर्चा फिर से करने लगे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर है ऐसे जिसमें फिर से दो भाग है। एक वो जिस पर हम कुछ रिएक्ट कर सकते हैं और एक वो जिस पर हमारा कोई वश नहीं है। जिस पर हमारा कोई वश नहीं है वो ये कि बहुत सारे लोग इस बात से डर गए कि अगर उन्होंने जनसुराज का साथ दिया तो कहीं ये जंगल राज की वापसी फिर न हो जाए। उनको इस बात पर भरोसा नहीं रहा कि जनसुराज के पास इतनी ताकत है, इतने लोग हैं जिनसे जनसुराज की सरकार बने। इस पर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन दूसरा फैक्टर ये था कि सरकार ने अंतिम मोमेंट तक, चुनाव के 2 दिन पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिलवाए और जीविका दीदियों की मदद से उन महिलाओं को जो उनके साथ होकर बूथ तक आई, उनके कान में कहा गया कि आपने देखा कि फलानी महिला को मिला है, अगर आपने इनको वोट दिया, जदयू को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, अगर एनडीए को वोट दिया तो आपके खाते में भी ये पैसे आएंगे। ठीक है सर। और ये ऐसा फैक्टर है जिसे हम या कोई भी प्रबुद्ध जनता कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज करे तो ये आगे आने वाले दिनों के लिए, गणतंत्र के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि महागठबंधन भी बार बार ये आरोप लगा रहा है कि जो ये 10,000 रुपए दिए गए हैं, एक तरीके से फ्रीबीज बांट करके जो वोट है उनको खसोटने का काम किया है, जनता को खसोटने का काम किया है। आप भी इस पर बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल लगातार लोग उठा भी रहे हैं कि जनसुराज जो पार्टी है वो बिहार में पूरी सीटों पर लड़ रही थी, 238 सीटों पर लगभग, जहाँ तक मेरा आकलन है वो कह रहे थे 238 सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में, क्योंकि जैसे कि उदय प्रताप सिंह की हम बात कर लें, आपकी हम बात कर लें, प्रशांत किशोर जी की हम बात करें, लोगों का ये भी कहना था कि पार्टी में अगर सब लोग चुनाव लड़ रहे थे तो जो कद्दावर लोग थे, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इस वजह से भी ये इम्पैक्ट हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई तथ्य है। वो इसलिए कि केवल 1 या 2 या 3 लीडर्स के लड़ने से लोगों का रुझान बदले और जो सोच, जैसे मैंने अभी आपको बताई, वो बदल जाए, ये केवल तर्क करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम कुछ लीडर्स की बात है, हम लोग इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित थे कि नई पार्टी है और हमने जो 238 लोगों को चुनाव लड़ाए हैं उनके चुनाव प्रचार प्रसार में हमारा योगदान हो तो इसका ज़्यादा फ़ायदा हमारे ज़्यादा उम्मीदवारों को मिलेगा। अगर हम किसी एक विधानसभा में लिमिटेड हो जाएं, सीमित हो जाएं, तो हम वो सहायता नहीं दे पाएंगे लोगों की, अपने उम्मीदवारों की, जो अभी हम दे पाए हैं। प्रशांत किशोर जी शायद 20 दिनों के दौरान 75 विधानसभाओं का दौरा उन्होंने किया।
हमने खुद लगभग 30 विधानसभाओं का दौरा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सीमांचल में बहुत खुलकर बहुत एक्सटेंसिव कैंपेनिंग की। ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हम सब लोग चुनाव में बंद हो जाते। ठीक है, क्योंकि अगर बात की जाती है बिहार में जो ग्राउंडेड मुद्दे सबसे ज़्यादा चल रहे थे, जिसको लेकर के जनसुराज भी बार बार उतर रहा था मैदान में, कि पलायन और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इसको लेकर के आप बार बार पहुंचे और युवाओं को खासतौर पर आपने फोकस करने की बात की थी। उसके बाद जो कार्ड्स हैं वो बनाए गए थे, लगभग जगहों पर बांटे गए थे कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को सशक्त करने के लिए दिया जाएगा। तो बावजूद उसके जो ये रिजल्ट आया है, इसके बाद आगे का रोड मैप क्या है जनसुराज का? बिहार में किस तरह से आप लगातार अभी निरंतर आगे बढ़ने का रोड मैप लेकर बैठे हुए हैं? सबसे पहली बात तो जो मुद्दे हमने उठाए चुनाव के लिए, वो मुद्दे इतने रेलेवेंट निकले कि पहली बार शायद बिहार के चुनाव में जाति और धर्म गौण हो गया। ये हमारे पार्टिसिपेशन की सबसे बड़ी खूबी रही। दूसरी बात, जो मुद्दे हमने उठाए उन्हीं मुद्दों पर जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जोर दिया, पलायन ख़त्म करेंगे, रोज़गार बनाएंगे, शिक्षा लाएंगे। ये सारे हमारे जनसुराज के उठाए हुए मुद्दे थे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया। अगर इसी बहाने हमारे एक भी सीट नहीं आने पर भी बिहार में अगर ये परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब तो हमारी जीत ही हुई। हम यहाँ कोई शासन करने तो नहीं आए थे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, बिहार में विकास लाने आए थे। हमारे भाग लेने के कारण ही, इलेक्शन में भाग लेने के कारण ही अगर ये सब हो जाता है, बड़ी अच्छी बात है। ये तो हमारे कंट्रीब्यूशन एक तरह से मान लें। और जहाँ तक नीतीश बाबू का सवाल है, नीतीश बाबू ने जो वादे किए हुए हैं, उन वादों को, पुराने वादों को तो उन्होंने पूरा किया नहीं, जिसके अगेंस्ट हम लोग सड़क पर उतरे थे, आपको याद होगा। अब हम उनको एक मौका और देते हैं, क्योंकि जनता ने उनको मौका दिया है, तो हम भी उनको एक मौका देते हैं कि उन्होंने अब जो वादे किए हैं, जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब जो उन्होंने वादा किया है उन महिलाओं से कि रोज़गार के लिए आपको 2 लाख रुपए देंगे 6 महीने के अंदर, तो हम उसको देखते हैं कि 6 महीने के पीरियड में वो कितनी महिलाएं हैं जिनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए, तो कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि जनसुराज बहुत पॉजिटिव नज़र भी आ रहा है, लेकिन एक सवाल जो है वो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उठ भी रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत बेबाकी तरीके से बात बोली थी कि अगर हमारे पास 125 छोड़िए 25 सीट भी अगर आती है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। उसको लेकर के लोग बार बार बोल रहे हैं। नहीं, अपने बारे में नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर बिहार की जनता हमारी बात समझ पाई तो हम अर्श पे, अगर वो नहीं समझी तो हम फर्श पे, और वो नहीं समझी, इसीलिए आज हम 0 पर हैं। उन्होंने जो कहा था वो ये कि उनके आकलन के हिसाब से नीतीश बाबू को 25 सीटें भी नहीं आनी थीं, जदयू को, और ये बात पर आज तक हम कायम हैं। क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी ने ये ऐलान किया, उससे डर कर ही नीतीश बाबू ने ये अनैतिक तरीका अपनाया और चुनाव के अंतिम दिन तक उन्होंने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डलवाए। जीविका दीदियों को, और कौन सी आशा दीदी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब को अपना चुनाव एजेंट बनाकर गांव-गांव में भेज दिया। ये बिल्कुल अनैतिक काम था। इसने वोटों को प्रभावित किया है, निश्चित रूप से किया है। सर, ये एक और सवाल है, क्योंकि ईवीएम को लेकर के अब लगातार सवाल निकल रहे हैं। जैसे एनडीए को 202 सीटें आई हैं, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात करें तो इस बार बीजेपी बनकर आई है, तो ईवीएम हैकिंग और वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं इन बातों को कि हकीकत में कुछ ऐसी हैकिंग वाली चीज़ें हुई हैं इस इलेक्शन में? ईवीएम को लेकर मुझे नहीं लगता, मैं भी टेक्नोलॉजी का ही आदमी हूँ, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम हैकिंग, जब तक कि उसे किसी अनैतिक ढंग से डाका नहीं डलवाया जाए, तब तक ईवीएम मशीन इटसेल्फ में कोई हेर फेर नहीं होगी, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन अगर कोई अनैतिक तरीका अपनाया गया होगा ईवीएम को लेकर,
तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। टेक्निकल चीजें हैं वो। टेक्निकल ठीक है। चीज़ है। आखिरी सवाल सर ये है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि नीतीश कुमार ने बोला भी था कि 6 महीने बाद जो है 2 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर उन्हें उनका स्वरोजगार वाला जो मतलब मामला है 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं वो समझ आता है तो इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि जैसे विपक्षी दल की अगर बात करें तो महागठबंधन बैठा है उसके लिए, लेकिन आप लोग की भूमिका क्या रहेगी उन सभी चीज़ों को लेकर के? मैनिफेस्टो जो एनडीए ने जारी किया उसको लेकर के आप लोग जनता को कैसे जागरूक रखेंगे? चुनाव के पहले भी जनसुराज पार्टी इफेक्टिव विपक्ष थी। विपक्ष की तरह ही वो जन मुद्दों को उठाती थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमने ये मुद्दे उठाकर प्रेस के सामने भी लाए हैं। हम ये काम आगे भी करते रहेंगे और जनता के लिए एक इफ़ेक्टिव विपक्ष बनकर सामने आने की कोशिश करेंगे। हम तो ये भी मानते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम एक शैडो कैबिनेट बनाएं। जितनी मिनिस्ट्री सरकार बनाएगी उतनी ही मिनिस्ट्री जनसुराज के अंदर भी बनेगी और हमारा एक शैडो कैबिनेट होगा। ये सर थोड़ा सा विस्तार से बताइए शैडो कैबिनेट जैसे मान वाला। लीजिए शिक्षा मंत्री बना तो हमारे यहाँ एक शैडो शिक्षा मंत्रालय होगा, एक शैडो शिक्षा मंत्री होगा, परछाई, जो कि शिक्षा मंत्रालय में जो हो रहा है उन बातों की एनालिसिस करेगा। जहाँ कहीं धांधली या गड़बड़ी होगी उसको हम उठाकर जनता के सामने नहीं तो न्यायालय के सामने ले जाएंगे। ये होगा शैडो कैबिनेट। प्रतिबिंब दिखाने का काम करेंगे। जी हाँ, और हर डिपार्टमेंट में एटलीस्ट हर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में हमारा एक शैडो कैबिनेट होगा, एक शैडो मिनिस्टर होगा। जैसे शिक्षा में हमारा मन है, हमारा आइडिया है कि केसी सिन्हा जी को शैडो शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। उनके साथ एक टीम होगी जो कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर चीज़ को एनालाइज करेगी और जहाँ कहीं गड़बड़ी पाए उसे जनता या न्यायालय के सामने लाया जाएगा। चलिए, तो ये शैडो कैबिनेट वाली बात जो है वो एक अलग निकल कर आई है जिसको बताया जा रहा है, थोड़ा यूनिकनेस भी है जनसुराज के अंदर। तो ये थे हमारे साथ मनोज भारती जो कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष भी, जिनसे हमने तमाम सवालों के जवाब लिए, क्योंकि जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो उस रिजल्ट के बाद लगातार काफ़ी सारे सवाल थे जो लोगों को जनसुराज से थे और वो हमने किया भी इनसे, जिनके इन्होंने जवाब भी दिया है। बाकी देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप।